हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी पहले की जो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं वो आपने अभी तक देख ली होंगी। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम जिस मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे वो है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको आप यदि एक शब्द में समझना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं लोथिंग ऑफ लाइफ। उसको उसकी ज़िंदगी हमेशा एक बर्डन की तरह ही लगती है। वो हमेशा अपनी पूरी ही ज़िंदगी डिप्रेशन में ही बिताता है। और यदि आपके क्लिनिक पे कभी कोई ऐसा पेशेंट आए जो आपको आके अपनी केस स्टडी में ये बताए कि वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा टेंस रहता है, उस समय आप ऑरमेट मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ऑरमेट मेडिसिन के ज़्यादातर आपको मेल ही देखने को मिलेंगे, फीमेल बहुत कम ही ऑरमेट की देखने को मिलती हैं। ऑरमेट में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है द सेंसिटिव हार्ट। ऑरमेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होता है अपने बचपन से ही। चलिए हम उसके बचपन से जानना शुरू करते हैं कि ऑरमेट कैसा होता है। मान लीजिए एक बच्चा है और वो ऑरम का बच्चा है और उसे बचपन से ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप उससे खुश तभी होंगे जब वो उनके मुताबिक कोई चीज़ करेगा, तभी उसके माँ बाप उससे खुश होंगे। और इसलिए वो हमेशा उन्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, चाहे वो अपने माँ बाप के हिसाब से करे या अपने ही कुछ सोच कर कुछ भी करे। चाहे वो उसे लगता हो कि उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई से खुश होंगे तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, उसे लगता है उसके माँ बाप उसके स्पोर्ट्स से खुश होंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करता है। ऑरमेट का बचपन ऐसा ही होता है। और ये जो अपने माँ बाप को खुश करने का तरीका है, ये मतलब जो उसके अंदर जिज्ञासा करने की जो लालसा होती है कि वो कुछ करेगा तभी उसके माँ बाप खुश होंगे, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और जब तक ऑरम मेट का बच्चा जब तक अपने एडल्टहुड में आता है तब तक उसमें सीरियसनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है। और यदि जब उसे ऐसा लगता है कि वो अपने माँ बाप के लिए जो भी कुछ कर रहा है उसकी वजह से उसके माँ बाप खुश नहीं हो पा रहे हैं तो वो एक डिप्रेशन का शिकार होने लगता है और वो एक डीप डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है। अब ये बात तो हुई ऑरमेट के बच्चे के बारे में थी। जब ऑरमेट अपने बचपन में होता है तो वो एक जिद्दी पर्सन नहीं होता है, वो एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को ही खुश करना चाहता है, उनके लिए ही सब कुछ करना चाहता है कि ताकि उसके माँ बाप उसकी जो भी वो कर रहा है उससे खुश हो सके। अब मान लीजिए यही बच्चा यदि बड़ा होके यदि उसके बच्चा होता है वो किसी का पिता बनता है या फिर माँ बनती है किसी की, तो आप ये समझ लीजिए कि वो हमेशा अपने बच्चे से यही उम्मीद करता है कि जैसा कि वो अपने बचपन से मेहनत करता हुआ आया है वैसे ही उसका बच्चा भी बचपन से मेहनत करे। और इसके लिए वो अपने बच्चे को हमेशा फोर्स करता रहता है एक अच्छी पढ़ाई के लिए या फिर एक अच्छे स्पोर्ट्स के लिए, हमेशा उसके पीछे लगा ही रहता है। और हम पेरेंट्स और वो अपने बच्चे के पीछे इतना लगे रहते हैं, यदि बच्चा उनके हिसाब से चीज़ें करता है तो वो उस चीज़ से इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बच्चे को गिफ्ट भी देते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। और यदि उनका बच्चा उनके मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाता है, मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो इसके लिए वो उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और यहाँ तक कि उसे पीट भी सकते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि ऑरम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होता है अपने बचपन से ही। आइए अब दूसरा पॉइंट जो हमें ऑरमेट में देखने को मिलता है वो है आइसोलेशन और उसके रिलेशनशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके आइसोलेशन की। जब भी आप ऑरमेट के बच्चे को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑरमेट का बच्चा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो अपनी सारी चीज़ें खुद ही करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ देखने पर ही लगता है। जबकि ऑरमेट हमेशा माइंड से अपने माँ बाप से जुड़ा रहता है और वो हमेशा यही चाहता है कि उसके माँ बाप उसकी तरक्की देख के खुश हों, वो जो भी काम कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा वो हमेशा खुश रहे। और इसलिए ऑरमेट हमेशा उनके लिए काम करता रहता है। ऑरमेट इतना ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट जितना दिखता है उतना नहीं होता है। ऑरम मेट के अंदर जो अपने माँ बाप को खुश करने की जो उसकी इच्छा होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ऑरम मेट अपने अंदर एक इमोशनल पेन लेके जी रहा होता है अपने बचपन से ही। और इसलिए और उसका इमोशनल पेन इतना ज़्यादा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ उसको बुरी ना लग जाए, इसलिए वो हमेशा अपने हार्ट के चारों ओर एक दीवार बना लेता है।
इसका मतलब ये है कि औरमेट किसी पर भी कोई विश्वास नहीं करता है, वो ना ही अपनी कमज़ोरियाँ किसी को जाहिर करता है, वो सिर्फ अपना काम करता रहता है। और इसी वजह से औरमेट हमेशा आपको एक इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है उसका रिलेशनशिप। औरमेट को एक रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, वो कभी भी अपने आप को ओपन नहीं कर पाता है, कभी भी उससे खुल के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को बताना नहीं चाहता है। तो उसका रीज़न भी है कि वो इतना नहीं खुल पाता है कि वो ऐसा सोचता है कि यदि उसने अपनी सारी कमज़ोरियाँ सामने वाले पर्सन को बता दी, तो उसके जो पुराने घाव थे कि जैसा कि यदि वो अपने माँ बाप को खुश करना चाहता था, उसके माँ बाप कभी खुश नहीं हो पाए, ये खुद उसी की ही सोच होती है। और इसकी वजह से यदि ऐसी चीज़ें यदि वो खुद ओपन होगा सामने वाले के सामने, और तो ऐसी चीज़ें उसके माइंड में फिर दोबारा से आ जाएंगी, जो कि कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, और वो बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन का शिकार होता चला जाएगा। इसलिए औरमेट को एक रिलेशनशिप बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। औरमेट सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा लोनली पर्सन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की ही फीलिंग होती है। हकीकत में आपको ऐसा देखने को मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सब उसके साथ रह रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको यही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अकेला है, उसे सारी चीज़ें खुद ही करनी है, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को वो नहीं बता सकता है। यदि वो किसी को भी अपनी कमज़ोरियाँ बताएगा तो वो लोग उसकी कमज़ोरियाँ जान जाएंगे, और उसके पुराने घाव फिर से हरे हो जाएंगे, और जो कि बिल्कुल भी कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो हमेशा इसी दुख में रहेगा कि वो सामने वाले के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन सामने वाला उसकी चीज़ों से खुश नहीं हो रहा है। लोनलीनेस का एक रीज़न एक ये भी है कि जो औरमेट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। उसे रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा फियर होता है। किसी को ये प्रपोज किया, सामने वाले ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो जी ही नहीं पाएगा, ऐसा उसके अंदर फीलिंगें आती है। तो उसमें फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से औरमेट कभी भी कोई नया काम नहीं कर पाता है, जैसा भी काम चल रहा होता है उसे वो बस वैसा ही करता रहता है। औरमेट अपने आप को लोनली फील करता है। ये चीज़ आप कैन ट्रिपर्टी के माइंड चैप्टर के अंदर यदि एक रूब्रिक देखें जिसका नाम है फॉरसेकन फीलिंग, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि औरमेट वहाँ पे भी लिखी हुई है, और इससे यही पता लगता है कि औरमेट सिर्फ अपने माइंड के अंदर ही सोचता है कि उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके माँ बाप उसके साथ रह रहे होते हैं या उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो हमेशा यही सोचता है कि वो अपने माँ बाप के लिए कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाया जिसकी वजह से वो उससे खुश हो, इसलिए उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया है। तो फॉरसेकन फीलिंग उसको उसके अंदर देखने को मिलती है, और ये चीज़ आप कैन ट्रिपर्टी के माइंड चैप्टर के अंदर भी देख सकते हैं, फॉरसेकन फीलिंग रूब्रिक के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि औरमेट कभी भी कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं पाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ औरम ऐसे भी होते हैं जिनका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि जो उनका पार्टनर होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। और जब औरम ये देखता है कि उसका पार्टनर उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा उसके लिए लॉयल है, तो वो औरम धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगता है, अपनी बातें भी उसको बताने लगता है, जो उसके पुराने जो टेंशन दुख जो उसको बचपन से रहा है वो सारी चीज़ें उसके सामने बताता है, उसके सामने ओपन होता है, और जो उसने अपने हार्ट के चारों ओर एक दीवार बनाई थी उसे भी वो ख़त्म कर देता है। अब ये वही औरम होता है जो आपको पहले एक इंडिपेंडेंट और लॉयल लग रहा था, वही औरम एक अच्छे रिलेशनशिप में आने के बाद ना तो लोनली रहता है, क्योंकि उसका एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है, और ना ही वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो अपने पार्टनर के ऊपर ही डिपेंड करने लग जाता है, क्योंकि उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। वो यदि अपने पार्टनर के लिए थोड़ी सी भी चीज़ करता है तो उससे उसका पार्टनर खुश होता है, उसको अप्रिसिएट करता है, और इससे और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन की सारी चीज़ें निकाल देता है, जिससे वो एक हैप्पी औरम हो जाता है। और इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए वो एक पिता भी बनता है और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, और वो हमेशा अपने बच्चे का ऐसा ध्यान रखता है कि उसे जो एक फीलिंग होती है जो उसके पिता उसकी चीज़ों से खुश नहीं हो पाए,
वो हमेशा अपने बच्चे से खुश रहता है। लेकिन जैसा कि हम पहले पॉइंट द सेंसिटिव हार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो औरम पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो जैसा चाहते हैं उनके बच्चे वैसी ही चीज़ें करें। ये चीज़ भी औरम में हमेशा देखने को मिलती है, यहाँ भी वो चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि औरम एक पिता तो बन गया है लेकिन हमेशा वो यही चाहेगा कि उसका बच्चा उसके हिसाब से ही चले, जैसे वो अपने बचपन से मेहनत करता हुआ आया है उसका बच्चा भी वैसे ही मेहनत करे। उसका बच्चा औरम है या नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो एक औरम पिता है और वो अपने बच्चे से ऐसी उम्मीद करता है कि जैसे वो मेहनत करता हुआ आया है वैसे ही उसका बच्चा आगे मेहनत करे, आगे बहुत आगे बढ़े। औरम एक अच्छा पिता तो बन जाता है लेकिन जो उसके बचपन के साथ जो घटित हुआ है, जो हमेशा उसकी फीलिंग रही है कि वो कभी भी अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाया है और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो गई। वो भले ही अपने पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है, उसने अपनी सारी चीज़ें बता दी है, वो अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉइंट हमेशा रहता ही है। और जब उसका बच्चा उसके हिसाब से चीज़ें नहीं करता है तो ये समझ लीजिए कि औरम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको पीट भी देता है। और यही चीज़ हमने सबसे पहले पॉइंट पे पढ़ी थी, द सेंसिटिव हार्ट। औरम पेरेंट जो होते हैं यदि बच्चा उनके हिसाब से चीज़ें नहीं करता है तो वो उसको पीट देते हैं और उसका रीज़न यही है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनका चाइल्डहुड हमेशा रहता ही है कि उनके बचपन में उनके साथ क्या हुआ है, जबकि ऐसा कुछ होता तो नहीं है लेकिन उनके माइंड में होता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। और इसी वजह से औरम अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करता है और जब बच्चा उसके हिसाब से चीज़ें नहीं करता है तो औरम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बच्चे को पीट भी सकता है। लेकिन औरम एक सेंसिटिव पर्सन भी होता है तो इसलिए जब भी वो अपने बच्चे को पीट देता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट भी महसूस करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब हमने ये तो जान लिया कि औरम को एक अच्छा रिलेशनशिप मिल चुका है और वो एक अच्छा पेरेंट भी बन चुका है। लेकिन अब मान लीजिए कि उसका जो एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, इसके अंदर जो उसका पार्टनर है अचानक उसकी डेथ हो जाती है या वो पार्टनर औरम को छोड़ के चला जाता है या फिर जो उसका बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही एक डिप्रेशन था और लेकिन वो उसे एक अच्छा रिलेशनशिप मिलने की वजह से वो ओपन तो हो गया था, अपनी ज़िंदगी में खुश भी था। लेकिन अचानक से जो उसके साथ ये घटना घटित हुई कि उसका पार्टनर उसे छोड़ के चला गया या उसकी डेथ हो जाए या उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, तो फिर इसमें औरम और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इसकी वजह से उसके अंदर एक डीप डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है जिसमें औरम हमेशा डिप्रेस ही रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, एकदम अकेले हो जाना। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि औरम अपने बचपन से ही एक सीरियस पर्सन है और इसी सीरियसनेस की वजह से उसके अंदर एक डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, लेकिन वो कभी भी डीप डिप्रेशन में नहीं जाता है जब तक कि उसे एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलता। और उस रिलेशनशिप में यदि उसका पार्टनर या बच्चे की डेथ हो जाए या वो छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद उसके जो डिप्रेशन उसको जो दोबारा होता है वो एक डीप डिप्रेशन होता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक जॉब चाहते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले अटैम्प्ट में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे पाँचवें अटैम्प्ट में जाके आपको वो जॉब मिली। ठीक है, आप बचपन से बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं वो जॉब के लिए और आपको पाँचवें छठे नंबर के अटैम्प्ट के बाद वो जॉब आपको मिली है और वो जॉब में काम करते करते अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपकी वो जॉब चली गई। आपकी जॉब जाने के बाद आपके अंदर जो दुख आएगा वो और वो जो डिप्रेशन लेकर आएगा, वो डिप्रेशन जब जॉब नहीं मिली थी वो डिप्रेशन से दुगना होगा। वैसा ही औरम के साथ होता है कि जब उसका पार्टनर या उसका बच्चा उसे छोड़कर चला जाता है तो उसका जो डिप्रेशन होता है वो जस्ट डबल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। और इसी वजह से औरम के अंदर आपको सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो है डीप डिप्रेशन।
तो यहाँ हम ऑरम के आइसोलेशन और रिलेशनशिप पॉइंट को अच्छे से समझ गए हैं कि जो ऑरम का आइसोलेशन होता है वो उसके माइंड में ही आइसोलेशन होता है। आपको वो देखने को मिल सकता है कि ऑरम अकेला है, लेकिन ऑरम अकेला कभी भी नहीं होता है। देखने में वो आपको कभी नहीं लगेगा, लेकिन माइंड में ऑरम हमेशा ही आइसोलेट रहता है। और दूसरा उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, ये दोनों चीज़ अब आप जान चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो ऑरम में हमें देखने को मिलता है वो है द ड्राइवन मैन। ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो ऑरम होता है वो अपने बचपन से ही अपने माँ बाप को खुश करना चाहता है। इसके लिए वो हमेशा सोशली और प्रोफेशनली एक अच्छी पोजीशन पाना चाहता है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करता है। इसलिए ऑरम एक वर्कहॉलिक भी होता है और एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करता है। और इसलिए एक ऑरम पर्सन जो होता है वो अपने काम से बहुत कम छुट्टी लेता है। और यदि मान लीजिए उसे कभी कोई छुट्टी लेनी भी पड़ जाए तो उसमें भी आधा दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ काम ही करता रहता है। अपनी मटेरिया मेडिका में एम्बिशियस के पीछे भागने वाली सबसे पहली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका और दूसरे नंबर पे आती है ऑरमेट। ऑरमेट आप जान ही चुके हैं कि ऑरमेट हमेशा अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ही एक अच्छी पोजीशन चाहता है, जबकि जो नक्स वोमिका होता है वो नेचुरल लीडर होता है। वो बचपन से ही एक अचीवर होता है, चीज़ें पाना चाहता है, किसी के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए। जबकि जो ऑरमेट होता है वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए वो चीज़ पाना चाहता है। नेट्रम्यूर भी वर्कहॉलिक होता है, लेकिन ऑरम और नेट्रम्यूर में थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को यही मिलता है कि जो नेट्रम्यूर के जो माइंड होता है ऑरम के अंदर नेट्रम्यूर के माइंड से एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है। मान लीजिए नेट्रम्यूर यदि वर्कहॉलिक है तो ऑरम उससे ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है। नेट्रम्यूर यदि डिप्रेशन में है, ऑरम उससे ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। तो नेट्रम का माइंड जो भी होता है ऑरम उससे ज़्यादा ही चीज़ अपने अंदर रखता है। कुछ ऑरम में वर्कहॉलिक की एक और कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने एक पहली कंडीशन जानी कि वो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है, इसलिए वो वर्कहॉलिक होता है। लेकिन वर्कहॉलिक की एक और कंडीशन हो सकती है और वो होती है रुपया। ऑरम को कुछ ऑरम ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो रुपया है उसी से वो एक सम्मान्य व्यक्ति बन सकता है और लोग उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसके माँ बाप उसका रुपया देख के खुश हो सकते हैं। इसलिए कुछ ऑरम रुपया कमाने के लिए भी वर्कहॉलिक हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑरम में यही देखने को मिले कि ऑरम अपने माता पिता के लिए ही काम कर रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है। ऑरम किसी को खुश करने के लिए ही काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन सभी ऑरम वर्कहॉलिक हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि सभी ऑरम गरीब थोड़ी ना होते हैं। कुछ ऑरम ऐसे भी होंगे जो अमीर होते हैं, तो वो वर्कहॉलिक तो होने से रहे, वो ज़्यादा काम वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने पैसे से अपने रुपए से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि उनका रुपया कहीं भी खो जाता है या कहीं फालतू खर्च हो जाता है तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रुपया ही लोगों के बीच में उनको एक सामान्य व्यक्ति बनाता है और जब रुपया ही चला जाएगा तो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। तो एक कुछ ऐसे ऑरम भी आपको देखने को मिलेंगे जो वर्कहॉलिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑरम है क्योंकि वो अपने रुपये से प्यार करते हैं। जो ऑरम अपने रुपये से प्यार करते हैं, आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। एक केस स्टडी है 1929 में जो स्टॉक मार्केट था उसमें बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था वो स्टॉक मार्केट, और जिसकी वजह से जो वहाँ के जो ब्रोकर थे वो उनकी जो ऑफिस था वो बिल्डिंग में बहुत ऊंचाई पे था। उन्होंने उसी बिल्डिंग की खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी थी। तो उसमें मरने वाले ज़्यादातर जो ब्रोकर थे वो ऑरम ही थे। तो उसका रीज़न यही था कि उनका रुपया स्टॉक में डूब चुका था, जिसकी वजह से वो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं रह गए थे। तो ज़्यादातर उसमें मरने वाले जो लोग थे वो ऑरम फैमिली से ही बिलोंग करते थे। आई होप अब आप ऑरमेट को अच्छे से समझ गए होंगे। ऑरमेट का ये छोटा सा ही पार्ट था और इसमें अभी थोड़े से पॉइंट और बचे हैं जिसको आगे की वीडियो में समझेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़े से ही पॉइंट आपको समझाए हैं। तो ऑरम के अंदर आप ये अच्छे से समझ चुके हैं कि जो ऑरम जो होता है वो कभी भी ये नहीं है कि 1 या 2 महीने में ही कोई पर्सन ऑरम बन गया, नहीं।
ऑरम यदि कोई पर्सनैलिटी है तो वो हमेशा अपने बचपन से ही होती है या फिर बहुत लंबे समय से होती है। मान लो 5 से 10 साल एक ऑरम बनने में लग जाते हैं। ऑरम ऐसा नहीं होता है कि बस आप 1 या 2 महीने में ही कोई डिप्रेशन में है तो आप उसको ऑरम दे दें, ऐसा नहीं होता है। और सबसे पहली चीज़ जो हमें ऑरम में देखने को मिली है वो है, वो जो ऑरम होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अपने बचपन से ही होता है। यही चाहता है कि उसके माँ बाप उसके लिए खुश रहें, तो वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही हमेशा काम करता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप उसकी चीज़ से खुश नहीं हो पा रहे हैं तो वो और ज़्यादा काम करता रहता है, जिसकी वजह से वो एक वर्कहॉलिक हो जाता है। और दूसरी चीज़ हमें ये भी देखने को मिला कि जो ऑरम होता है वो एक बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाता है, लेकिन मेंटली, माइंड से। फिजिकल यदि आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ऑरम आइसोलेट नहीं होता है, ऑरम आपको इंडिपेंडेंट दिखाई देता है, और लेकिन वो अपने माइंड से बहुत ज़्यादा आइसोलेट होता है, दुनिया से अलग हो चुका होता है। तीसरा हमने उससे रिलेशनशिप को जाना कि ऑरम का रिलेशनशिप कैसा होता है कि वो सबके सामने आसानी से खुलता नहीं है। वो तभी खुलता है जब उसे कोई केयरिंग पार्टनर मिलता है, और जब वो रिलेशनशिप में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन यदि उस रिलेशनशिप के अंदर उसका पार्टनर या उसका बच्चा उसे छोड़ के चले जाए या उनकी डेथ हो जाए तो ऑरम एक डीप डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तीसरा पॉइंट था ड्राइविड मैन के अंदर हमने जाना थी ऑरम बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन होता है, हमेशा प्रतिष्ठा पाना चाहता है, चाहे वो प्रतिष्ठा रुपयों के रूप में हो या वो प्रतिष्ठा अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा सोशल और प्रोफेशनल लेवल पे एक अच्छी ऊंचाई पाना चाहता है, जिससे लोग उसकी तारीफ़ करें और उसके माँ बाप उससे खुश हों। बाकी के पॉइंट हम आगे के पार्ट में जानेंगे कि ऑरम 8 के अंदर हमें और क्या चीज़ देखने को मिलती है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा ताकि आप ज़्यादातर होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड को अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।